मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम कक्षा 9 में आज एक नए चैप्टर के साथ में शुरुआत करेंगे। हमारा कक्षा 9 के लिए जो चैप्टर है वो है 7 नंबर का। कक्षा 9 में आज हम 7 चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है जीवों में पाई जाने वाली विविधता या जैव विविधता। ठीक है ना, जीवों में पाई जाने वाली विविधता या जैव विविधता जिसको बोलते हैं, जीवों में पाई जाने वाली विविधता। ठीक है, जीवों में विविधता, ये हमारा 7 नंबर चैप्टर जो है जीवों में विविधता। तो देखिए, आप देख रहे हैं विविधता का अर्थ क्या होता है? वेरिएशन। विविधता का अर्थ क्या होता है? वेरिएशन होता है, मतलब भिन्नता से। ठीक है भाई, भिन्नता किसके अंदर? जीवों में। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि हमारी पृथ्वी पर यदि हम हमारे आसपास से लेकर के दूर तक दृष्टि डालें तो क्या देखते हैं कि एक जैसे जीव नहीं है। मतलब जीव जो है वो किस प्रकार के मिलते हैं आपको? भिन्न भिन्न प्रकार के मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? भिन्न भिन्न, या जिनको हम बोलते हैं अलग अलग प्रकार के। सारे जीव एक जैसे नहीं है। हमें हमारे आसपास से लेकर के और दूर दृष्टि तक डाले तो जीव जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाई देते हैं। मतलब उनमें क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। और इसी भिन्नता को हम बोलते हैं जीवों में भिन्नता। और जीवों में भिन्नता को हम क्या कहेंगे? जैव विविधता। क्या कहेंगे इसको हम? जैव विविधता। तो जैव विविधता या जीवों में विविधता जो है वो बहुत स्पष्ट शब्द है, आप समझने का प्रयास करें। जीवों में पाए जाने वाली भिन्नता को ही हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता कहते हैं। ठीक है भाई, अब जैव विविधता की बात करें अपन, तो देखिए आपकी किताब में एक बॉक्स बना करके इस चीज को लिखा है कि जैव विविधता का तात्पर्य क्या है? विभिन्न जीव स्वरूपों से है जिनके अंदर पाई जाने वाली विविधता है। ठीक है भाई, जैव विविधता हमें क्या बताती है कि किसी क्षेत्र के अंदर जीवों में कितनी प्रकार की भिन्नता है। ठीक है ना, किसी क्षेत्र विशेष में जीवों में पाए जाने वाले भिन्नता को अपन क्या बोलते हैं? जैव विविधता कहते हैं। ठीक है भाई, ये जैव विविधता जो है वो सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलती है? तो जो मकर रेखा है और जो करक रेखा है, ठीक है, मकर रेखा और करक रेखा जो है इनके मध्य का जो क्षेत्र है, मध्य का क्षेत्र, यहाँ पर पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर है? पृथ्वी पर सर्वाधिक जो विविधता है वो मकर रेखा और करक रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है वहां पर मिलती है। कारण क्या है कि यहाँ पर जो है वो गर्मी से मतलब क्या है? सूर्य का प्रकाश, और क्या? नमी मतलब जल, है ना। तो ये दोनों चीजें जो है वो पर्याप्त मात्रा, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में जो है वो सर्वाधिक जीवों में विविधताएं देखने को मिलती है। कहां पर? पृथ्वी पर। ठीक है ना। कारण क्या है? वहां पर पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश मतलब गर्मी, मतलब सूर्य का प्रकाश और तापमान भी है वहां पर, और साथ में वहां पर क्या है? नमी है। ठीक है ना, जल भी है। तो हमारी पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता इन्हीं स्थानों पर देखने को मिलती है। तो इस क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं? वृहत जैव विविधता। इसको क्या बोलेंगे? वृहत जैव विविधता स्थल, मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे? वृहत को मेगा जैव विविधता को बोलते हैं डाइवर्सिटी। तो मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र जो है, ठीक है भाई, वृहत का मतलब क्या हो गया? मेगा। ठीक है भाई, और जैव विविधता को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। तो इसका नाम हो गया मेगा डाइवर्सिटी। ठीक है भाई, स्थल जो है, तो ये हो गए स्पॉट स्थल की जगह स्पॉट शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एक बॉक्स बना करके आपकी किताब में इस चीज को लिखा हुआ है कि जो वृहत जैव विविधता स्थल है वो कौन से हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे क्षेत्र जो है वो आते हैं, और इसी के अंदर
जो है वो हमारा भारत भी आ रहा है, चीन भी आता है, तिब्बत भी आता है, ब्राजील भी आता है, इक्वाडोर भी आता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये ऐसे कौन से क्षेत्र हो गए जहां पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। तो ये तो अपना हुआ कि जैव विविधता का अर्थ क्या है और पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ है। अब देखिए जहां जीवों में पाई जाने वाली विविधताओं की बात हम आगे करें तो आपके लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं तो देखो उसमें आता है कि वर्गीकरण का आधार क्या है, ठीक है ना। हम बात करते हैं वर्गीकरण की कि हमारे आसपास जो जीव है तो उन जीवों को बांटना क्यों जरूरी है। वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है, वर्गीकरण किसे कहते हैं। तो देखो जीवों को समानता और असमानता के आधार, समानता तथा असमानता के आधार, किसको, वर्गीकरण जो है, वर्गीकरण का मतलब क्या है, वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण की परिभाषा क्या होती है, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे, जीवों को समानता और असमानता के आधार पर है ना समूह में विभाजित करना। समूह छोटे भी हो सकते हैं, समूह बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो समूह जीवों को समानता तथा असमानता के आधार पर समूह में क्या करना, विभाजित करना, विभाजित करना, और विभाजित करना ही क्या होता है, वर्गीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या है कि हम जीवों को उनकी समानता और असमानता के आधार पर हम क्या करते हैं, समूह में विभाजित करते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। अब देखिए वर्गीकरण जैसे किताब में आपकी में उल्लेख है कि अरस्तु जो है उन्होंने जो है वो पादपों को उनके आवास के आकार के आधार पर क्या किया था कि समूह में विभाजित किया। अरस्तु ने क्या किया था कि जीवों को जो है वो स्थल, जल और वायु, देखिए ये तीन प्रकार के क्या है, आवास हैं। क्या है ये, आवास है, ठीक है भाई। अरस्तु ने कहा कि जीव किस प्रकार के आवास में रहते हैं उसके आधार पर इनको तीन समूह में बांट दिया था। ऐसे जो स्थल पर रहने वाले थे, कुछ जो जल में रहने वाले थे और कुछ जो वायवीय अर्थात जो वायु या हवा में जैसे पक्षी जो है वो इस समूह के अंतर्गत आते हैं। तो इसके आधार पर जैसे इसने वर्गीकरण दिया था। तो हमें इसमें क्या ध्यान रखना है कि वर्गीकरण जो है उसका आधार क्या होता है, ठीक है ना। तो वर्गीकरण में देखिए आवास जो है वो एक मुख्य आधार के रूप में काम कर सकता है। जैसे अरस्तु का वर्गीकरण जो है वो किसके रूप में दिया हुआ है, आवास के आधार पर दिया है। इसके अलावा देखो जीवों को उनके विशिष्ट लक्षण जो होते हैं उनके आधार पर जो है हम पहले वर्ग में, उसके बाद में उसको उपवर्ग में और उसके बाद में और आगे विभाजित जो है वो करते जाते हैं। इस प्रकार जो है वो विभाजित करने की क्रिया का नाम क्या है, वर्गीकरण होता है। अब हम बात करें वर्गीकरण के आधार की। तो वर्गीकरण क्या था ये आपने पढ़ा। वर्गीकरण किसे कहते हैं, तो जीवों को उनकी समानता और असमानता के आधार पर क्या करना है, बांटना है, ठीक है भाई। और इसी बांटने की क्रिया का नाम क्या था, वर्गीकरण। अब बात करते हैं अपन वर्गीकरण के बाद, वर्गीकरण जो है उसकी आवश्यकता क्यों है, ठीक है भाई। हम कह रहे हैं कि जीवों को उनकी समानता और असमानता के आधार पर बांट रहे हैं, मतलब उनका क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, है ना। जीवों को समानता और असमानता जो है उसके आधार पर हमने क्या किया, समूह में क्या कर दिया, बांट दिया या विभाजित किया। और इस क्रिया को अपन ने क्या नाम दिया, वर्गीकरण दिया था। अब इस बात करते हैं कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है, क्यों करते हैं हम ऐसा, वर्गीकरण करने से हमें क्या लाभ है, क्या जरूरत है। तो देखिए वर्गीकरण क्यों किया जाता है, तो वर्गीकरण करने से एक तो जीवों की पहचान जो है वो आसानी से की जा सकती है, ठीक है ना। वर्गीकरण की पहली आवश्यकता है जीवों की पहचान करना, ठीक है भाई। मतलब आइडेंटिफिकेशन है, कोई भी जीव किस तरह का है, किस प्रकार का प्राणी है, तो किस समूह से रिलेटेड है, तो सबसे पहले उसकी क्या की जाती है, पहचान की जाती है, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो जीवों की पहचान के लिए उसका क्या करना जरूरी है, वर्गीकरण करना जरूरी है।
नंबर 2 बात, जीवों का अध्ययन करना। अध्ययन करना, देखिए आप इस चीज को इस तरह से समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर 1 करोड़ से ज्यादा जीव जातियां हैं और हम अभी तक 10 से 20 लाख जातियों की जानकारी ही जुटा पाए हैं, तो सबका अलग से अध्ययन करना संभव नहीं है। तो इसीलिए हम उसका क्या कर देते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं। वर्गीकरण का मतलब उसका हम क्या बना देते हैं, समूह बना देते हैं। और समूह में से हम किसी एक या दो जीव के बारे में जब पूरी जानकारी कर लेते हैं तो हमें काफी हद तक जो है उस समूह के सभी जीवों की जानकारी हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि हमें सबका जो है वो अलग से अध्ययन करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो अध्ययन जो है उसकी दृष्टि से भी हमें क्या करना जरूरी है, वर्गीकरण करना जरूरी होता है। और तीसरा उनके उपयोग के, मतलब जीव जो है उनका उपयोग, इट्स यूज क्या है, ठीक है ना। पहला जीवों की पहचान करने के लिए, दूसरा उनके अध्ययन के लिए, और तीसरा उनके उपयोग जो है, ठीक है ना। वर्गीकरण की आवश्यकता हमें क्यों है, तो जीवों की पहचान करने, उनके अध्ययन करने और उनके उपयोग जो है उसकी जानकारी जो है उसको प्राप्त करने के लिए, ठीक है भाई। इन सब बातों के लिए हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो ये हमारे वर्गीकरण की क्या हो गई, आवश्यकता हो गई। समानता और असमानता के आधार पर समूह में विभाजित करना ये कहलाता है वर्गीकरण। और वर्गीकरण की आवश्यकता है जीवों की पहचान करना, उनका अध्ययन करना और उनके उपयोग संबंधी जो है वो जानकारी प्राप्त करना। इसका जो है वो वर्गीकरण की प्रमुख आवश्यकता होती है। उसके बाद यदि अपन बात करें कि वर्गीकरण के आधार जो है वो क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। कि हम जीवों को समूह में बांटेंगे तो वर्गीकरण का क्या करेंगे, आधार क्या हो सकता है। तो जनरली हम कुछ आधार जो है वो इस स्तर पर, देखिए बड़े स्तर पर आपको इस लेवल पर नहीं दे रखा है, हम मोटे मोटे तौर पर जीव जो है उनके आधारों की बात कर लेते हैं। तो देखिए एक तो इसके अंदर जो होता है आवास, जैसा हमने अरस्तु वाले में अभी पढ़ा था कि अरस्तु ने जो है वो स्थल पर रहने वाले जीव, हवा में रहने वाले जीव और जल में रहने वाले जीवों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया। तो देखिए आवास जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। हम जीवों के आवास जो है वो अलग अलग प्रकार से पादपों में और जंतुओं में जो है वो अलग अलग पड़ते हैं। तो आवास जो है वो जीवों के वर्गीकरण का एक प्रमुख आधार है, ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखें। दूसरा जो है हम बात करते हैं कि कोई भी जीव जो है तो उसकी कोशिका का प्रकार क्या है। तो हमने देखिए कोशिकाओं के बारे में जो हम जीवन की मौलिक इकाई वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उसके अंदर जानकारी ली थी, है ना, कि टाइप्स ऑफ सेल जो है वो किस प्रकार का है। तो देखो वहां पर अपन ने प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक जो कोशिका है ना, उनके बारे में पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है उसके अंदर हमने पढ़ा था कि आनुवंशिक पदार्थ जो है वो पूरा कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है, केंद्र के चारों तरफ झिल्ली नहीं होती है और ये कोशिकांग जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक में एक सुविकसित प्रकार का केंद्रक जिसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग जो है वो उपस्थित होते हैं। तो कोशिका का प्रकार जो है वो भी आपको क्या करता है, वर्गीकरण का एक आधार बनाया जा सकता है। फिर आता है देखो कोशिका की संख्या, कोशिका की संख्या, नंबर ऑफ क्या है, सेल। तो देखिए इसके बारे में भी हमने इसी पढ़ा था पहले लास्ट उसी में कि जीव जो है वो एक कोशिका का बना हुआ है, जैसे कि अमीबा होता है ना। तो यदि एक कोशिका से बना है तो वो क्या कहलाता है, एक कोशिकीय प्राणी कहलाता है। और जब वो एक से क्या होता है, दो या अधिक कोशिकाओं का बना है तो उसको अपन क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय। तो इसका मतलब नंबर ऑफ सेल, यदि एक कोशिका है तो प्राणी क्या कहलाता है, एक कोशिकीय प्रकार, ठीक है भाई, क्या कहलाता है, एक कोशिकीय। और जब एक से अधिक हो जाता है तो उसको अपन कौन सा बोलेंगे, बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर, ठीक है भाई, वो यूनिसेलुलर था, ठीक है भाई। तो हैबिटाट हो गया, टाइप्स ऑफ सेल हो गया, कोशिका की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स जो है ये भी एक वर्गीकरण का आधार जो है वो बन सकता है और प्रमुख आधार में से है।
फिर एक आता है देखिए शारीरिक संगठन। शारीरिक संगठन, तो देखिए ये शारीरिक संगठन जो है वो किस लेवल का पाया जाता है, ठीक है ना। शारीरिक संगठन जो है, तो शारीरिक संगठन जो है वो आप लोगों ने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा है इसके बारे में कि भाई कोशिका से शुरू होता है, मतलब कोशिकीय चलता है। कोशिकाएं जब आपस में समान कार्य करने वाली होती है तो वो उत्तक बन जाता है। उत्तक जब आपस में मिल जाते हैं तो वो अंग बन जाते हैं। अंग जब आपस में मिल जाते हैं तो अंग तंत्र प्रकार का बन जाता है, और अंग तंत्र जो होता है उससे क्या बन जाता है, शरीर बन जाता है। इसका मतलब ये हमारे शारीरिक संगठन के स्तर हो सकते हैं, लेवल ऑफ, है ना, ऑर्गेनाइजेशन जो है कोशिका से लेकर के और अंग तंत्र तक हो सकते हैं। कोशिकीय, कोशिका से उत्तक, अंग, अंग से अंग तंत्र जो है, इस तरह से शारीरिक संगठन जो है वो हमारा वर्गीकरण का एक प्रमुख आधार जो है वो बनता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो होता है आधार जिसकी बात करेंगे वो कहलाता है न्यूट्रिशन या पोषण जो है, ठीक है ना। तो देखिए पोषण जो है, तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास जीवों को पोषण के आधार पर बांटे तो हमें दो प्रकार के जीव मिलेंगे, पोषण, है ना। तो देखिए इसके अंदर पोषण में हम पढ़ते हैं कि एक तो होता है स्वयंपोषी। स्वयंपोषी का मतलब क्या हो गया, इस श्रेणी में उन सब जीवों को रखा गया है जो अपना भोजन स्वयं जो है वो बनाते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे बना रहे हैं, ठीक है, या रसायन संश्लेषी भी हो सकते हैं इसके अंदर, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं। इसके अलावा होते हैं विषमपोषी। विषमपोषी जैसे हम लोग हैं, है ना, भोजन के लिए हम किस पर निर्भर हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर है। इसका मतलब जो अपना भोजन स्वयं ने बना करके, है ना, भोजन जो अपना क्या करते हो, स्वयं बनाते हो, भोजन स्वयं बनाते हो, वो तो कहलाए कौन से, स्वयंपोषी की श्रेणी में। और विषमपोषी में कौन होते हैं, जो भोजन, है ना, के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, दूसरे जीवों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, तो उनको क्या कहा गया, हम विषमपोषी की श्रेणी में। तो इस तरह से जो है हम जीवों को बांटने के लिए ये एक और वर्गीकरण का आधार जो है वो ले सकते हैं, पोषण जो। उसके बाद में हम बात करते हैं कि देखिए एक आधार जो है वो उसको जैव विकास भी कहा गया है, ठीक है भाई। जैव विकास जो है वो भी एक वर्गीकरण का आधार हो सकता है ना। जैव विकास, जैव विकास का और जो अपना वर्गीकरण है उसके बीच में क्या रिलेशन है उसकी भी चर्चा करते हैं। तो देखिए जैव विकास शब्द जो है वो कहां से आया था, तो सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन नाम से वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने अपनी एक पुस्तक दी थी 59 में, उसका नाम रखा था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। किताब का नाम क्या था उनका, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जातियों की उत्पत्ति। हिंदी में इसका नाम जो है वो है, ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति होना, स्पीसीज मतलब जातियों की, तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का मतलब हो गया जातियों की उत्पत्ति नाम से उन्होंने बुक लिखी थी, और उस बुक के अंदर इस शब्द का प्रयोग किया था, किसका, जैव विकास का। तो ये शब्द जो है वो चार्ल्स डार्विन का दिया हुआ है। और यदि हम जैव विकास को और वर्गीकरण को जोड़ें, जैव विकास को, जैव विकास और किसको, वर्गीकरण को, यदि इन दोनों को आपस में हम कनेक्ट करने का काम करें, तो जोड़कर देखना चाहें तो क्या आता है, देखो भाई इसमें आता है कि भाई कुछ जीव जो है, जब हम उनके जीवों के विकास को देखते हैं तो विकास के समय में क्या बातें नजर आती हैं कि कुछ जीव जो समूह है ना, कुछ जीवों का समूह या कुछ जीव समूह जो है उन जीवों की शारीरिक संरचना, उनका अध्ययन करने से हमें पता चल रहा है कि उन जीवों की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर के, प्राचीन काल से लेकर अब तक, प्राचीन काल से लेकर अब तक जो है कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। प्राचीन काल से लेकर के अब तक है कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है भाई, परिवर्तन। अब जब परिवर्तन नहीं हो रहा है इसका मतलब ये जीव जो है वो एज इट इज जैसे थे वैसे ही है, तो ये हम क्या, इनको अपन क्या बोलेंगे, आदिम प्रकार के,
आदिम, या इसको हिंदी में और आप कहना चाहें तो पुरातन भी कह सकते हैं, पुराने जो है, ठीक है। और ये सबसे सरल प्रकार के भी होते हैं, सबसे सरल से हैं, और ये निम्न कैटेगरी के कहलाते हैं, तो निम्न श्रेणी के जीव होते हैं। तो एक तो ये आ गया विकास से हमें बात समझ में कि कुछ जीव जो है वो इस तरह के हैं जिनकी शारीरिक संरचना में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसे हैं वैसे के वैसे हैं। उन जीवों को हम आदिम, पुरातन या सबसे सरल प्रकार के या सबसे निम्न श्रेणी के प्राणी जो है कह सकते हैं। एक दूसरे इस कैटेगरी में आ गए भाई जिनकी शारीरिक संरचना में यहाँ तो अपन ने कहा कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन जिनकी शारीरिक संरचना में क्या हो गया, परिवर्तन हुआ, ठीक है ना। और ये परिवर्तन जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। ये परिवर्तन जो है वो समय के साथ होता ही जा रहा है। इन जीवों को हम उच्च श्रेणी का या उन्नत श्रेणी का जो जीव है वो कहेंगे, उन्नत। और ऐसे जीव जो है वो तो हमने कहे कि सरल है, लेकिन यहाँ जैसे जैसे परिवर्तन हुआ तो जीव कैसा बनता चला गया, जटिल बनता गया, ठीक है भाई। तो ये जटिल प्राणी, जटिल श्रेणी के प्राणी हैं, सबसे ज्यादा विकसित श्रेणी के हैं, उच्च श्रेणी के प्राणी हैं। और यदि ये परिवर्तन इसी क्रम में चलता रहा तो हम कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में इनमें जटिलता क्या है, और बढ़ जाएगी। इनके अंदर जटिलता जो है वो और जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये कुछ एक हमने वर्गीकरण के आधार पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम इस लेसन को थोड़ा और आगे ले चलेंगे, हम इसमें आर.एच. व्हिटेकर की जो 5 जगत अवधारणा, 5 किंगडम प्रोजेक्ट जो है उसकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो हम जंतुओं के वर्गीकरण से संबंधित जो विभिन्न संघ हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही इस वीडियो में पढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे।